हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आप सीखेंगे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के सेक्शंस। तो सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 में रिक्वायरमेंट दे रखी है इसकी, तो ये सेक्शन हम डिस्कस करेंगे एंड सेक्शन 153 से सेक्शन 159 तक हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का मतलब है कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर जो अलॉट किया गया है। किसके, कौन अलॉट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको अलॉट करेगी? किसी भी इंडिविजुअल को जो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर के लिए अपॉइंट होने जा रहा है या फिर वो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है किसी भी कंपनी में। ओके, और किस पर्पस के लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये दिन उसको अलॉट किया जाता है। ओके, तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, फर्दर इट इज टू बी नोटेड दैट DIN shall include designated partnership identification number। जो DIN है उसको उसमें इंक्लूड किया गया क्या? डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी अगर आपके पास DIN है तो आपको D पिन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी को हम D पिन भी मान लेंगे। ओके, तो ये कहाँ कहा गया है? सेक्शन 7 ऑफ LLP एक्ट 2008। ओके, तो उसमें कहा गया है अगर आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN पहले से ही है तो उसके बाद अगर आप किसी LLP में पार्टनर बनते हैं तब आपको D पिन अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके DIN को ही D पिन मान लिया जाएगा। ओके, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो मिस्टर राजेश जो है उसके पास DIN है। ओके, और वो अपॉइंट हुआ हुआ है किस में? राज इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड में। अब वो अपॉइंट होने जा रहा है कहाँ पे? कर्णावत इंडस्ट्रीज़ LLP, और वहाँ पे एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर वो अपॉइंट होने वाला है, तो उसको अलग से D पिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एज पर सेक्शन 7 ऑफ LLP एक्ट DIN कैन बी यूज्ड एज D पिन। ओके, DIN को ही हम एज अ D पिन यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 153 जो कि है एप्लीकेशन फॉर DIN। सेक्शन 154 जो कि है हमने जो एप्लीकेशन भेजी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अलॉट करेगी DIN, उसका सेक्शन है ये। एंड सेक्शन 155 जो कि है प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 DIN, यानी आप एक से ज़्यादा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं ले सकते। सेक्शन 156 है डायरेक्टर को कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है, और सेक्शन 157 हमने जो DIN कंपनी को इंटीमेट किया अब वो कंपनी ROC को इंटीमेट करेगी। ओके, इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट, सेक्शन 158 है ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट DIN, यानी कोई भी रिटर्न या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डायरेक्टर कम्युनिकेट करता है उससे रिलेटेड तो उसको वो DIN वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट में फर्निश करना पड़ेगा। ओके, एंड सेक्शन 159 है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो ये सेक्शंस इस वीडियो में होंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट वाले सेक्शंस। रिक्वायरमेंट ऑफ DIN, यानी DIN की ज़रूरत ही क्यों है? DIN की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज सेक्शन 152 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, यानी कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसको जो है अलॉट नहीं हुआ हुआ है DIN, यानी उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है अंडर सेक्शन 154। यानी 154 किसका था? अलॉटमेंट का, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट नहीं किया है। ओके, या फिर एज एनी अदर नंबर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 153। अब ये क्या चीज़ है मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके, फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 153। सेक्शन 153 डील्स विद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी हम जो एप्लीकेशन फाइल करेंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो इसी सेक्शन से रिलेटेड में कहा गया है। ओके, सेक्शन 153 डील्स विद द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN। अब ये कैसे होगी? हमें एक एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ DIN, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को,
इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ये हम आगे रूल्स में देखेंगे, कहीं भी प्रेस्क्राइब्ड लिखा हुआ आएगा तो हमें रूल को रेफर करना पड़ेगा, ओके, एंड अलॉन्ग विथ प्रेस्क्राइब्ड फीस, ओके। अब एक और चीज़ कही गई है सेक्शन 153 में कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर कोई भी नंबर हमारे पास जो है उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रेस्क्राइब कर सकती है कि ये डिन है, ओके, तो वो जो नंबर है वो एज अ डिन ही हम ट्रीट करेंगे। तो अगर वो नंबर है हमारे पास, देन हमें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। हमारे पास जो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसी को हम डिन मानेंगे, ओके। तो यही रिक्वायरमेंट में कहा गया था कि कोई भी पर्सन अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर अगर उसके पास डिन नहीं है, कौन सा, जो अलॉट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर कोई भी अदर नंबर, जो अदर नंबर की बात हो रही है ना वो ये है, एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज डिन, बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको प्रिस्क्राइब किया होना चाहिए, ओके। अब रूल पढ़ लेते हैं, रूल 9, ओके। अब रूल 9 में क्या कहा गया है, एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स के बारे में, कि एप्लीकेशन हम क्या प्रोसीजर रहेगा, किस फॉर्म में देंगे एप्लीकेशन, ओके। सो फर्स्ट, एवरी एप्लीकेंट, यानी जो भी अप्लाई करता है, जो भी अपॉइंट होना चाहता है एज ए डायरेक्टर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ये देखिए एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, ओके, पहले, और अब वो डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होने वाला, तो उसको कहाँ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DIR 3। ये फॉर्म याद रखना, ये सब MCQs में आ सकते हैं, ओके। सो फॉर्म DIR 3 में एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी अगर कोई भी पर्सन अपॉइंट होना चाहता है, कहाँ पे, एग्जिस्टिंग कंपनी में एज ए डायरेक्टर। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, ओके, यानी जो प्रपोज्ड डायरेक्टर है उनके पास डिन नहीं है, पहले कभी किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बने, ओके, और वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कोई कंपनी या किसी ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं जो अभी इनकॉर्पोरेट होगी, देन हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, INC 32, जो कि है इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है, और इसमें आप मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के डिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। बट ये केस कब काम आएगा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, अब होने वाली है, तभी ये फॉर्म काम आएगा। वरना अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो रहे हैं, देन आपको इसी फॉर्म में अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म DIR 3 में, ओके। और INC 32 में भी ओनली मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के डिन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वरुण अंकित पराग, ये प्लान कर रहे हैं टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उनके पास डिन नहीं है, ऑब्वियस, बिकॉज न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और वो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उस कंपनी में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ डिन, कहाँ पे, INC 32, जो कि इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है। आप यहाँ मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये 3 ही है, ओके। सेकेंड पॉइंट है रूल में, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये बेसिक सी बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एक पोर्टल होगा और वेबसाइट होगी MCA की, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ओके। ये कुछ खास काम का नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट में कहा गया है जो हम फॉर्म DIR 3 डाउनलोड करेंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा और अटैच करनी पड़ेगी कुछ कॉपीज़, किस चीज़ की, फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, एंड स्पेसिफिन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, यानी सिग्नेचर जो होता है ना स्पेसिफिन, वो विद वेरिफिकेशन। एंड बी पॉइंट, फॉर्म DIR 3 जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली होगा बाय एप्लीकेंट, और यूजिंग हिज और हर ओन डिजिटल सिग्नेचर, वो DS यूज़ करना पड़ेगा उसको, और वो वेरीफाई होना चाहिए डिजिटली बाय ईदर कंपनी सेक्रेटरी जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, या फिर CEO CFO ऑफ द कंपनी, ओके, किस कंपनी में, जहाँ पे वो अपॉइंट होने वाला है। तो ये भी बेसिक सी बात है।
फोर्थ पॉइंट इज इन केस द नेम ऑफ अ पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम, यानी लास्ट नेम है ही नहीं पर्सन का, फर्स्ट नेम ही है ओनली, देन हम क्या कर सकते हैं, उसके फादर का या उसके ग्रैंडफादर का सरनेम मेंशन कर सकते हैं और हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कहाँ, DIR 3A में। ओके, तो ये था सेक्शन हमारा 153 जो कंप्लीट हो गया। अब अलॉटमेंट ऑफ डिन यानी सेक्शन 154, अब हमने अप्लाई तो कर दिया, अब उसके बाद अलॉटमेंट का प्रोसीजर हम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अलॉट करेगी डिन को टू द एप्लीकेंट, यानी जिसने भी अप्लाई किया है उसको डिन अलॉट होगा इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। प्रेस्क्राइब्ड मैनर क्या हम देखेंगे रूल में। ओके, और कब तक, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी जैसे ही एप्लीकेशन भेजी उसके 1 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डिन अलॉट कर देगी। ओके, नाउ रूल 10। रूल 10 हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रेस्क्राइब्ड लिखा हुआ है। ओके, जहाँ भी प्रेस्क्राइब्ड है हमें रेफर करना है रूल। सो रूल 10 का फर्स्ट पॉइंट है जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर, यानी जैसे ही हम सबमिट करेंगे ना DIR 3 फॉर्म ऑन द पोर्टल और पेमेंट कर देंगे, रिक्विजिट फीस जो भी फीस होगी उसकी पेमेंट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। ओके, तो एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा ऑटोमेटिकली। ओके, बेसिक चीज़ है ये भी। सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन ऑफ इशू ऑफ डिन, यानी आफ्टर जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर, जैसे ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी उस एप्लीकेशंस को और अलॉट कर देगी डिन, अलॉटमेंट ऑफ डिन एंड डिसाइड ऑन द अप्रूवल और रिजेक्शन देयर ऑफ, यानी अप्रूव हो गया तो अलॉट कर देगी और रिजेक्ट हो गया तो कम्युनिकेट कर देगी। ओके, तो कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द डिन अलॉटेड इन केस ऑफ अप्रूवल, यानी अगर अप्रूव हो गया तो अलॉट कर देगी डिन, या फिर अगर अलॉट नहीं हुआ देन क्या करेगी, बाय वे ऑफ लेटर या इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड कम्युनिकेट कर देगी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। ओके, और कब तक, विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी 1 महीने के अंदर या तो आपको डिन अलॉट हो जाएगा या फिर आपको रिजेक्शन के लिए कुछ कम्युनिकेट कर देगी। ओके, नेक्स्ट ये वही पॉइंट है। इन केस ऑफ डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, यानी हमने जो एप्लीकेशन भेजी है वो डिफेक्टिव है या फिर इनकम्प्लीट है, हमने कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं सेंड की है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो ऑन एग्जामिनेशन फाइंड सच एन एप्लीकेशन इज डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, इट शैल गिव इंटीमेशन ऑफ सच डिफेक्ट बाय प्लेसिंग इट ऑन अ वेबसाइट और ईमेल टू द एप्लीकेंट। जैसे कि मैंने कहा, या तो वो वेबसाइट पे प्लेस कर देगी कि आपकी, जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे तो स्टेटस आता है ना कि क्या स्टेटस है, तो उसमें कम्युनिकेट कर देगी कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई, यानी कारण बता देगी, या फिर वो ईमेल कर देगी एप्लीकेंट को जिसने भी एप्लीकेशन फाइल की है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेंट शैल डायरेक्टली रेक्टिफाई, वो रेक्टिफाई कर सकता है डिफेक्ट्स या इनकम्प्लीटनेस जो भी है और रीसबमिट कर सकता है एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ सच प्लेसिंग ऑन द वेबसाइट एंड ईमेल, यानी जैसे ही आपको ईमेल आया कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है, उसके बाद से 15 दिन के अंदर आपको रेक्टिफाई करना है जो भी इनकम्प्लीटनेस है या जो भी डिफेक्टिवनेस है। ओके, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फाइल फ्रेश एप्लीकेशन विद कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकती है एप्लीकेंट को कि फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करे वो। ओके, और अगर वो जो डिफेक्ट है वो पार्शियली ठीक करता है, यानी रेक्टिफाई जो करेगा वो एप्लीकेंट, वो अगर पार्शियली यानी आधी ही उसने ठीक की और आधा जैसा था पहले वैसा ही भेज दिया, देन वो जो एप्लीकेशन है वो डिफेक्टिव मानी जाएगी। ओके, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ट्रीट एंड लेबल सच एप्लीकेशन एज इनवैलिड मानी जाएगी अगर वो विद इन जो टाइम था, टाइम लिमिट 15 डेज, उसके अंदर अगर सेंड नहीं हुई तो फिर वो एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी। और वो इन्फॉर्म ईदर बाय वे ऑफ लेटर और बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली वो इन्फॉर्म कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेंट को कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है या जो भी केस है
इनकम्प्लीट है या डिफेक्टिव है वो कम्युनिकेट कर देगी बाय वे ऑफ लेटर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड. ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन, द फीस जो पे किया ना, जब मतलब इन केस ऑफ रिजेक्शन यानी एप्लीकेशन जब रिजेक्ट हो गई तो जो एप्लीकेशन फाइल करते टाइम हमने जो फ़ीस पे करी थी वो रिफ़ंड नहीं होगी, न ही वो एडजस्ट होगी बाय एनी अदर एप्लीकेशन. ओके, अब 2 नोट दे रखे हैं, इसमें क्या है, ऑल डिन्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स डीम्ड टू हैव बीन अलॉटेड अंडर दीज रूल्स. यानी जितने भी डिन अलॉट हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कब, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, यानी इन रूल्स को स्टार्ट होने से पहले ही अगर कोई दिन अलॉट हुआ है तो वो यही माना जाएगा कि वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही अलॉट हुआ है. ओके, नोट 2, द दिन सो अलॉटेड वैलिड होगा वो कब तक, लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी उसको कोई और दिन अलॉट नहीं होगा उसके बाद. ओके, जो एक दिन अलॉट हुआ है वही लाइफ टाइम रहेगा और वो वाला जो दिन जो एप्लीकेंट को अलॉट हुआ है वो किसी और एप्लीकेंट को अलॉट नहीं होगा, यानी यूनिक नंबर होगा. यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नाउ प्रोहिबिशन ऑन ऑब्टेनिंग मोर देन 1 दिन, यानी एक से ज़्यादा दिन आप पजेस नहीं कर सकते या ऑब्टेन नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155, नो इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड अ दिन अंडर सेक्शन 154 शैल अप्लाई फॉर या ऑब्टेन और पजेस अनदर दिन. यानी आप अप्लाई भी नहीं कर सकते दूसरे दिन के लिए, या आप रख भी नहीं सकते दूसरा दिन, या आप पजेस भी नहीं कर सकते अनदर दिन. ओके, सिंपल. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. मिस्टर ताहिर was appointed as a director in Bombay Textiles Private Limited. यानी मिस्टर ताहिर जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ डायरेक्टर एक कंपनी में जिसका नाम है बॉम्बे टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो दिन भी है उनके पास. ओके, नाउ ही वांट्स टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अनदर कंपनी, यानी वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर बनने जा रहे हैं. तो मिस्टर ताहिर शैल हैव टू यूज़ एग्जिस्टिंग दिन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन अ न्यू कंपनी. वाई? बिकॉज ही कैन नॉट अप्लाई फॉर अनदर दिन. मिस्टर ताहिर के पास जो पहले से दिन है, ओके, तो वो ही रहेगा. वो नई कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक और दिन के लिए अप्लाई करें. ओके, जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का दिन है पहले से ही वो ही रहने वाला है. ओके, वो न्यू दिन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 156, जो कि है डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन. यानी डायरेक्टर को इंटीमेट करना पड़ेगा दिन कहाँ पे, कंपनी को. ओके, कब तक, विद इन 1 month ऑफ द रिसिप्ट. यानी जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट से अलॉट हुआ दिन हमें, तो हमें इंटीमेट करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 1 month. नेक्स्ट इज सेक्शन 157, जो कि है कंपनी जो है वो विद इन 15 days ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन. यानी जैसे ही डायरेक्टर ने कंपनी को इंटीमेट किया दिन, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को फर्निश कर देगी दिन विद इन 15 days. ओके, और जो भी फीस है प्रेस्क्राइब्ड वो लग जाएगी. ओके, नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश द दिन टू रजिस्ट्रार. यानी अगर कंपनी ने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया दिन के बारे में तो उसको पेनल्टी लगेगी कितनी, 25,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर, 100 रुपीज़ पर डे. यानी 25,000 तो है ही, बट अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू ही है तो 100 रुपीज़ पर डे लगेगा. ओके, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 लाख. ओके, फर्दर डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर जो है उसको भी सेम पेनल्टी 25,000, एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 रुपीज़ ईच डे. ओके, आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूस, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख. यानी मैक्सिमम 1 लाख लगेगी, और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस है तो 25,000 तो लगेगा ही, और 100 रुपीज़ पर डे. ओके,
नाउ ऑब्लिगेशन टू इंडिकेट डिन, यानी जो डायरेक्टर है वो क्या करेगा, कोई भी अगर रिटर्न या कोई भी इंफॉर्मेशन वो फाइल कर रहा है किसी को भी, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रार को या किसी को भी वो फाइल कर रहा है अपने से रिलेटेड, तो उसको अपना डिन फर्निश करना पड़ेगा ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कोई भी उसको। ओके, तो कोई भी अगर रिटर्न या इंफॉर्मेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन वो सेंड करेगा, कम्युनिकेट करेगा किसी को भी, तो रेफरेंस के लिए उसको अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी डिन इंडिकेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152, 155 एंड 156, यानी इन सेक्शंस में अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो क्या होगा। सेक्शन 159 प्रोवाइड्स इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर मेक डिफॉल्ट with any provision of section 152, 155, 156, तो उस पर पेनल्टी लगेगी कितनी 50,000, और अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूइंग है तो कितना 500 फॉर ईच डे। ओके, सिंपल। तो ये था हमारा सेक्शन कहाँ से कहाँ तक, 152 में जो रिक्वायरमेंट दे रखी थी और 153 से लेके 159 तक। ओके।